ऑल राइट। नोट पैड को कैसे यूज़ करना है, इस पे मैंने वीडियो अभी तक नहीं बनाया था, तो मैं डिस्कस करने की कोशिश करूँगा कि नोट पैड को एक प्रॉपर वे में आप कैसे यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा कि नोट पैड में लिखना कैसे है, उसके बाद उसके सिग्निफिकेंस डिस्कस करूँगा। नोट पैड का सिग्निफिकेंस ईजी पेपर और डिफ़िकल्ट पेपर में अलग अलग होगा, तो हमें नोट पैड को अलग वे में यूज़ करना पड़ता है बेस्ड ऑन डिफ़िकल्टी ऑफ पेपर। तो वो सारी चीज़ें भी मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले देखते हैं कि नोटपैड हमें बनाना कैसे है, नोटपैड में लिखना कैसे है। बहुत सारे लोगों को पता है कि गेट का पेपर या फिर मॉक टेस्ट हमें फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 के रूल के हेल्प से सॉल्व करना होता है। आसान क्वेश्चन फेज़ 1 में बनाने होते हैं और जो क्वेश्चन हमें मार्क फॉर रिव्यू रखने वो हमारे फेज़ 2 के क्वेश्चन होते हैं, और जो क्वेश्चन के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है वो हम फेज़ 3 में रखते हैं। तो हमारे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो हमारे फेज़ 1 में नहीं होंगे, तो हमें उसे स्किप करके आगे जाना पड़ेगा। तो आगे जाते हुए क्या हमें उन क्वेश्चंस के लिए जगह छोड़नी चाहिए हमारे नोटपैड में, ये भी काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें एक इफेक्टिव वे में, एक प्रॉपर वे में हमारी स्पेस को यूज़ करना है। तो वहाँ पे जगह छोड़ना आपका एक इंटेलिजेंट डिसीजन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको अगर शॉर्ट पता नहीं था उसका सॉल्यूशन, इसलिए आपने उसे स्किप किया था। तो आप उसी स्पेस में अगर सोचोगे कि मुझे इतना ही स्पेस में उसे सॉल्व करना है, पर हो सकता है वो सॉल्यूशन सॉल्व करने के टाइम ज़्यादा जगह ले, और ज़्यादा जगह जैसे ही वो लेगा और आपको टेंशन होगा कि मैं अभी इस स्पेस में उसे कैसे एडजस्ट करूँ। इसलिए जैसे जैसे आपके क्वेश्चंस बनते जाएंगे उसी ऑर्डर में सॉल्यूशंस लिखते जाओ। और अगर आपको रीचेक करने का अगर प्रॉब्लम है, आप सोच रहे हो कि मैं रीचेक कैसे करूँगा, क्वेश्चन तो 1 to 65 में देखूंगा, फिर वापस रीचेक करते वक्त मुझे सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, तो हम रीचेक क्वेश्चन पेपर के ऑर्डर में नहीं करेंगे। हम रीचेक हमारे सॉल्यूशन जो होंगे ना नोटपैड में, उसके ऑर्डर में रीचेक करेंगे सारे के सारे सॉल्यूशंस कि हमने जो सॉल्यूशन कैलकुलेट किया है वही हमने अपने स्क्रीन पे सेलेक्ट किया है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है। और रीचेक की जैसे ही बात आ जाती है तो वैसे ही मुझे बात करना पड़ेगा इजी पेपर और डिफ़िकल्ट पेपर के रेस्पेक्ट में। इजी जब भी बहुत ज़्यादा पेपर आ जाता है तो हो सकता है आपको पूरे 65 क्वेश्चंस भी स्कैन करने की ज़रूरत पड़े, पूरे 65 क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करने की ज़रूरत पड़े। मतलब मैं सोचता हूँ कि एक इंसान को अगर इजी पेपर आ गया बहुत ही ज़्यादा, तो उसे 50 अबाव या फिर 55 अबाव क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि बाकी लोग ज़्यादा अटेम्प्ट करने वाले हैं, तो हमें भी करना पड़ेगा और हमें एक्यूरेसी के साथ करना पड़ेगा। तो हमें रीचेक करने का चांस नहीं मिलने वाला। समझ में आ रहा है? इजी पेपर में आपको सॉल्यूशंस रीचेक करने का चांस नहीं मिलेगा। तो आप तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही स्टेप बाय स्टेप जब भी आप सॉल्व करोगे अपने नोटपैड में, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बेस्ट सॉल्व करना है, उसमें कोई एरर नहीं करना है, क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं ना, तो आपको रीचेक करने का चांस नहीं मिलेगा। और उसी जगह अगर आपका पेपर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आ गया, 65 क्वेश्चंस में से अगर सिर्फ 40 क्वेश्चन बनने लायक है, तो 15 क्वेश्चन जो हम बना नहीं सकते, हमें देखते ही लग रहा है कि हमारे लिए इम्पॉसिबल है, तो हम वहाँ पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वो 15 क्वेश्चंस का टाइम हम यूज़ करेंगे हमारे सॉल्यूशंस रीचेक करने के लिए। इस तरीके से जब ये पेपर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आ जाता है, हमारे लिए एडवांटेज हो जाता है, पर बहुत सारे बच्चों के लिए डिसएडवांटेज भी हो सकता है अगर वो अपना टाइम वो 15 क्वेश्चन का यूज़ ना करे रीचेक करने के लिए। क्योंकि उसमें से अगर 40 क्वेश्चन में भी अगर आपने बहुत सारे गलतियाँ कर दी है, तो आप डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हो। समझ में आ रहा है? डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हो। इसलिए रीचेक करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपना टाइम यूज़ करना पड़ता है हमें, ताकि हम 40 क्वेश्चन या फिर 35 क्वेश्चन जो भी अटेम्प्ट कर रहे हैं उसमें हमारी कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। रीचेक करने का तरीका कैसे होगा? काफ़ी लोग रीचेक करने के तरीके में भी बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर देते हैं। क्या करते हैं कि सॉल्यूशंस अपने नोटपैड में देखते हैं और वही सॉल्यूशन उन्होंने स्क्रीन पे सेलेक्ट किया है कि नहीं वो देखते हैं। पर कई बार क्वेश्चन में ना एक कोई अलग चीज़ भी पूछी जा सकती है कॉन्सेप्ट के रिलेटेड। आपको आदत थी एक कॉन्सेप्ट के रेस्पेक्ट में कि यही पैरामीटर फाइंड करने की, क्योंकि बुक में वही पैरामीटर हमेशा फाइंड करने के लिए कहा गया था। पर हो सकता है एग्ज़ाम में उस पैरामीटर का थोड़ा एक्सटेंशन फाइंड करने के लिए बोल दिया जाए, या फिर उस इक्वेशन का कुछ पहले वाला पैरामीटर पूछ लिया जाए। तो हमेशा आपका रीचेक होनी चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन देखना है, उसके बाद नोटपैड का सॉल्यूशन देखना है, और वही सॉल्यूशन आपने सेलेक्ट किया है स्क्रीन पे वो देखना है। तो 3 चीज़ें आपको चेक करनी है: क्वेश्चन, नोटपैड में सॉल्यूशन, और आपका फाइनल आंसर जो आपने सेलेक्ट किया है एग्ज़ाम में। तो इस तरीके से अगर आप रीचेक करोगे, जब आपका पेपर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आता है, तो 40 और 35 क्वेश्चंस भी अगर आप सॉल्व करके आओगे बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ, तो आपका बहुत ही बेहतरीन रैंक आ सकता है।
डिफ़िकल्ट पेपर में गलतियां करने के कोई चांस होते ही नहीं, किसी भी पेपर में गलतियां करने का कोई चांस होता नहीं है। पर डिफ़िकल्ट पेपर में गेम आसान हो जाता है। हम लक फैक्टर इग्नोर कर सकते हैं, हम लक फैक्टर को एलिमिनेट कर सकते हैं हमारे लाइफ से। इसलिए हमेशा प्रे करना कि पेपर डिफ़िकल्ट आने चाहिए। अब बात करते हैं कि आप जज कैसे करोगे कि पेपर आसान आया है फिर डिफ़िकल्ट आया है। तो हमारी एक एनालिसिस होगी ना, हमने अभी तक जो भी मॉक टेस्ट दिए होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया होगा कि मेरे इतने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन फेज़ 1 में आते हैं, इतने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन मेरे फेज़ 2 में आते हैं और इतने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन मेरे फेज़ 3 में आते हैं। तो जैसे हम फेज़ 1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमें एक पता चल जाएगा, आइडिया मिल जाएगा कि मार्क फॉर रिव्यू के लिए मैंने इतने क्वेश्चन रखे हैं, मतलब मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चन से मेरे फेज़ 2 के क्वेश्चन थे, राइट। तो मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चन जैसे मुझे पता चल गया कि कम है, फेज़ 1 में उतने क्वेश्चन है जितने मॉक टेस्ट में होते थे, मार्क फॉर रिव्यू वाले मॉक टेस्ट के कंपैरिजन में कम है, मतलब ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ पे, फेज़ 3 में है। तो जैसे ही आपको पता चल गया कि ज़्यादा क्वेश्चंस फेज़ 3 में है और कम क्वेश्चंस मैंने फेज़ 2 में रखे मार्क फॉर रिव्यू के लिए, आपको एक आइडिया लग जाने चाहिए कि आपका पेपर डिफ़िकल्ट आया है। तो यहाँ पे आपको एक्यूरेसी पे काम करना होगा, यहाँ पे आपको रीचेक करना होगा, यहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चंस में हाथ ही नहीं डालना है जिसके बारे में आप अनश्योर हो जाकर या फिर इसके ऐसी जगह में आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है गेट एग्ज़ाम के रेस्पेक्ट में और रफ पैड के रेस्पेक्ट में जो भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो मैं इतना ही डिस्कशन रखना चाहता हूँ इस वीडियो में। तो इतना ही था इस वीडियो में, हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। टिल देन बाय। उसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मेरे 4000 फॉलोअर्स हो चुके हैं और मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे पोस्ट डाले हुए हैं, वो सारे पोस्ट आप जाके देख सकते हो। कुछ टेस्ट सीरीज़ के रिलेटेड है कि आपके गेट एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग में क्यों डिफ़िकल्टी फेस करते हो, कुछ मेरे पर्सनल है, कुछ टेस्ट सीरीज़ के रिलेटेड है, कुछ एमटेक के रिलेटेड है, कुछ वीडियोज़ हैं जहाँ पे मैं एमटेक, तो ये सारे वीडियोस आप जाके देख सकते हो, आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो जाओ मुझे जाके फॉलो करो और आप मेरे लाइव सेशन में भी ज्वाइन हो सकते हो। मैं एक वीक में 4 टाइम्स तो लाइव आता ही हूँ, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो और काफ़ी सारे आपके डाउट्स पूछ सकते हो।